शेयर बाजार में थी आज काफी ज्यादा खुशहाली। अगर हम बाजार को देखें तो बाजार के अंदर आज सिर्फ खुशियों का माहौल था। सबने बोला जो चल रहा है ये चलते रहने दो, ये रुकनी नहीं चाहिए। रैली काफी ज्यादा हो चुके हैं परेशान। जो ब्रेंट क्रूड है वो लगातार नीचे और नीचे और नीचे जाता जा रहा है। जो मीटिंग इस समय पे चल रही थी उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफी ज्यादा शानदार है और अब थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि शायद जो ब्रेंट क्रूड है ये थोड़ा सा और नीचे चला जाए। और अगर ब्रेंट क्रूड नीचे चला गया तो क्रूड ऑयल और बाकी सारी चीजें तो अपने आप नीचे चली ही जाएंगी। सो बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रेटजी में काफी टाइम से टेस्ट कर रहा था और वो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बढ़िया काम करती है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, मतलब 1 साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से। तो वो भी मैं शेयर करूंगा। और हर्षद मेहता ने जो बोला था मैंने उसको सीरियसली ले लिया इस स्ट्रेटजी के अंदर, तो वो स्ट्रेटजी क्या कहती है ये भी बताऊंगा। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट राउंड ऑफ यूएस ईरान वॉर है वो खत्म हो चुकी है और जो प्रोग्रेस है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है और इस वजह से जो आज बाजार था ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा। और यही एक रीजन था जिस वजह से जो ब्रेंट क्रूड है वो लगातार नीचे की साइड गिर रहा है। तो जिस भी इंसान ने शॉर्ट किया होगा वो काफी ज्यादा खुश होने वाला है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि सारी चीजें बढ़िया हो गई? नहीं, अभी जो पीस डील है इसके ऊपर बात चलेगी और ये लंबा गेम है, ये शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो इसका इंपैक्ट था ब्रेंट क्रूड के ऊपर ये एक्चुअली कम होता हुआ दिख सकता है। सो नेट नेट बात करें, ये जो बाजार है हमारा ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस पे चल रहा है। इवन अगर आप ओवरऑल पूरी ग्लोबल मार्केट को भी देखोगे तो ज्यादातर न्यूज बेसिस के ऊपर रिएक्ट कर रही है। अब ये मार्केट कब तक पॉजिटिव रहेगी नो वन नोस, चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। आप याद रखो जो न्यूज आई उसके बेसिस पे रिएक्ट करना कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया जैसा उसे रिएक्ट करना था। अब चीजें आने वाले टाइम पे सेटल हो जाएंगी। ऑलरेडी हमने काफी बार नेगेटिव न्यूज की बात कर ली है, तो अब से यहां पे नेगेटिव न्यूज की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरी न्यूज एक वीडियो में कवर कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लेकर के, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जो मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूं और इसमें हर्षद मेहता का काफी ज्यादा अच्छा रोल था। कुछ टाइम पहले मैंने हर्षद मेहता का ना एक शॉर्ट वीडियो देख लिया था। शॉर्ट वीडियो में क्या कह रहा था कि भैया जो दाव है वो दौड़ते हुए घोड़े पे लगाओ, क्योंकि जो तेज दौड़ रहा है घोड़ा वो दौड़ता ही चला जाएगा और जो लेट गया है आलसी हो गया वो घोड़ा थक जाएगा। अब इसको मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली काम करती है ये मार्केट के अंदर। 60-70% ऑफ द टाइम इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं होता, 60-70% एक अच्छा रेट है। इसको समझो। सपोज करो आप एक नॉर्मल एसआईपी कर रहे हो। एसआईपी का क्या मतलब है कि आपको दिमाग नहीं लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कि हर महीने की 1 तारीख को हम आ गए, हमने बोला भाई 10,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करना, हमने इन्वेस्ट कर लिया। आज की 1 तारीख को कर लिया, फिर अगले महीने में जाकर के दोबारा 10,000 कर दिया। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप एवरेज अप या एवरेज डाउन कर रहे हो तो इसलिए एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं। एवरेज रिटर्न्स क्या है? अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं जो हिस्टोरिकली आया है वो 12-14% के आसपास आया है। जो मिड कैप के आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 13-14% के आए हैं एवरेज लास्ट 20-25 साल के अंदर। अगर मैं स्मॉल कैप के मान लूं तो भाई ये करीब करीब 15 से 17% के बीच में रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप मार्केट को कब देख रहे हो। बुल रन के पीक पे देखोगे तो ये 18 से 24% भी दिखेंगे, अगर अभी देखोगे तो ये 15 से 17% के बीच में दिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, बट ये एवरेज रिटर्न्स होते हैं इस स्ट्रेटेजी में। दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैं आजकल फॉलो कर रहा हूं उसका नाम है एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। अब एग्रेसिव इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या कहती है कि जो घोड़ा भाग रहा है उसको उसी के अंदर इन्वेस्ट करते रहो जब तक वो भागता है। अब घोड़ा भागता कैसे है ये पता कैसे चलेगा? प्रॉब्लम तो यही आती है ना कि भाई कौन सा घोड़ा भाग रहा है ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए दो चीजें हमने कंबाइंड करी। अब इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं द मिनीवरिन ट्रेंड। ठीक है, अब ये बेसिकली ट्रेंड क्या कहता है, शायद मैंने इसको प्रोनाउंस गलत किया बट इट्स फाइन। सो बेसिकली ये ट्रेंड क्या कहता है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो जो बाजार होता है ना वो बहुत सारे अलग अलग फेजेस के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, अब बेसिक फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है बेस लाइन, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम बेस लाइन मान करके चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं हो रहा होता। इस वाले जोन के अंदर ना बाजार ऊपर जाता ना बाजार नीचे जाता, ही बाजार कंसोलिडेशन के अंदर एक फेज में रहता है। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, ना एफआईआई है ना डीआई है ना रिटेल इन्वेस्टर का कोई भी खास इंटरेस्ट है। तो इस वाले स्टेज से कोई फायदा नहीं होता। ये सारा का सारा जो स्टेज है ये यूजलेस स्टेज है, इसको कहता है टाइम कंसोलिडेशन। निफ्टी इस समय पे हमारे इस वाले जोन में लोग कहते हैं निफ्टी तो चढ़ गया, नहीं, निफ्टी कंसोलिडेशन वाले फेज में निफ्टी चढ़ नहीं रहा अनटिल अनलेस यहाँ पे कुछ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप इस स्टेज को कैप्चर करोगे तो निफ्टी का भी
फायदा उठा पाओगे। दूसरा स्टेज होता है इस एडवांस स्टेज। अब एडवांस स्टेज यहां से लेकर के ये वाला टाइम होता है, ये एक्साइटिंग पार्ट होता है। रियलिटी के अंदर जो ग्रोथ आपको दिखती है आपके पोर्टफोलियो में, वो इस वाले स्टेज के अंदर ही दिखती है। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, यहां देखो ब्रेकआउट करता है और हायर हाई बताता है, और 200 डे जो डीएमए है उसी को वो ट्रेंड करता था। 200 डे डीएमए क्या होता है, डेली मूविंग एवरेज आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आप 300 450 डीएमए आपने देखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला आप स्टॉक देखो, ठीक है, इस वाले स्टॉक का क्या नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ना ही आपको लेना देना भी है इस चीज से। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ना ये वाला जो कंसोलिडेशन है, इस वाले कंसोलिडेशन को हमने क्या बताया था, हमने बताया था ये वाला बेस लाइन। ठीक है, तो बेस लाइन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे, इसके बाद आता है ये वाला जोन। ठीक है, ये अप ट्रेंड आता है और इसी को कैच करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे असली गेम शुरू हो जाता है। अब आप बोलोगे भाई ये तो बेस लाइन होगी, अब तो निकल गया। हाँ ठीक है, दोबारा से अगर आप बेस लाइन देखोगे तो ये देखो यहाँ पर फिर से एक बेस लाइन बनी थी, उसके बाद दोबारा से एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें देखने को मिला, फिर यहाँ पर देखो एक बेस लाइन बनी, फिर एक ट्रेंड देखने को मिला। तो ये बेस लाइन ट्रेंड का ना मतलब गेम चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और देखो अगर आप इससे पहले का बेस लाइन देखोगे तो इससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं हो रहा था, ये एक बेस लाइन बन रहा था। तो जितना लंबा बेस लाइन उतना लंबा ट्रेंड। ठीक है, दूसरी चीज आता है एडवांस। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हम ब्रेकआउट कैसे लेकर के आए, कैसे पता चलेगा हमें कि ब्रेकआउट मिल गया है। इसको समझो, ये स्टॉक के अंदर भी काम करता है, निफ्टी 50 में भी, किसी में भी काम करता है। इंडेक्स में थोड़ा कम होता है, म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थीमेटिक म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना आसान होता है। कैसे समझो, जब आप ये 200 डीएमए और ये सारी चीजें लगा लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देखो यहाँ पे 50 ईएमए है, 20 ईएमए, 100 ईएमए। तो जब मुझे ये क्रॉस ओवर मिल जाता ना, जैसे देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया, तो फायदा होता, तो हम यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं ज्यादातर केसेस के अंदर। ठीक है, जैसे हमें इसमें भी बताया गया है। अब जैसे ही टॉप वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, टॉपिंग ऑप्शन आता है, टॉपिंग ऑप्शन का मतलब होता है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जहां पर भी कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ये लोअर हाई और लोअर लो बनाना शुरू कर देता है हमें इस वाले जोन के अंदर। ठीक है, इस वाले जोन में जैसे लोअर हाई लोअर लो बनाया, इसको कहते हैं डिक्लाइनिंग ऑप्शन। तो जब आप अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो आपको इस एडवांस स्टेज के अंदर जाना है। अब एडवांस स्टेज हमें ये कहती है कि आपको ना अर्ली एंट्री चाहिए। मेरा मानना होता है कि भाई 1 महीना या 2 महीना एडवांस स्टेज वाले जो स्टॉक होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उसको ट्रैक करना ज्यादा सेंस बनाता है, और मैं इसी को कर रहा था कुछ टाइम से। अब मैं ढूंढ कैसे रहा था कि कौन से म्यूचुअल फंड एडवांस में, पराग पारिक थोड़े ना, वो तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, उसको भी कर सकते हो, बट करना उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। इस टूल के अंदर जब आप सेक्टर एनालिसिस पे जाओगे, पहले बता दो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, टूल का नाम है शार्पली, आप जाकर के देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली रीडायरेक्ट हो जाओ। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, दूसरी चीज कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है ये। ठीक है, ओपन नहीं बता रहा हूँ, होगी जिस दिन उस दिन बताऊंगा कि हाँ भाई ये प्रमोशनल वीडियो है। दूसरी चीज अब देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छा सा ना ये इन्होंने डाला हुआ है कि भाई स्टॉक कितने डीएमए एवर्ब है। जैसे 50 डीएमए एवर्ब की अगर मैं बात करूँ, 200 डीएमए की, तो भाई ऑटोमोबाइल वाला जो सेक्टर है ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 मंथ्स देखूँ तो ये जो मोमेंटम है ये जस्ट शुरू हुआ है ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट वाले सेक्टर के अंदर। तो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में जाकर के अभी इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। अगर मुझे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए ना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब देखो यूटिलिटीज वाला जो सेक्टर है इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। आप बोलोगे यार मुझे सेक्टर पे नहीं, मुझे इंडस्ट्री लेवल के म्यूचुअल फंड्स चाहिए। मैं बोलूंगा ठीक है भाई इंडस्ट्री ग्रुप कर लो, आप इस पर क्लिक करोगे इंडस्ट्री ग्रुप मिल जाएगी आपको कि भाई लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कौन कौन से इंडस्ट्री ने कैसे कैसे काम करा है। जैसे एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की साइड मूव कर रही है, 3 महीने 250 है ना, ये सारी चीजें ऊपर की साइड मूव कर रही है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट देखो अभी थोड़ा सा अच्छे अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा बुरा हो गया था बीच के अंदर। लेकिन सेक्टोरल लेवल पर आपको सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। अब इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ, कि मैं म्यूचुअल फंड्स ढूंढता हूँ बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ग्रुप। ठीक है, अब इंडस्ट्री ग्रुप या फिर इंडस्ट्री के लेवल पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये एक नीश इंडस्ट्री है, अगर इसके आसपास कोई म्यूचुअल फंड बना हुआ है तो मैं जाकर के वो म्यूचुअल फंड बाय करूंगा और पूरे मोमेंटम का फायदा उठाऊंगा। और उसके बाद जैसे मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब ये लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू हो गया, मैं इसको बेच करके निकल जाऊंगा। जैसे हमारा बैंक निफ्टी है, ठीक है, आपने कुछ टाइम से सुना होगा बैंक निफ्टी में दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या आई थी, ये इसके नीचे चला गया था। ठीक है, 50 200 सब डीएमए के नीचे चला गया था। हमने जैसे ही इसके नीचे गया हमने बेच दिया। क्यों बेच दिया, हमें पता चल गया कि भाई अब दिक्कत आ जाएगी। तो देखो जो लॉस था हमारा वो कितना कम हो गया। अगर हम इस यहाँ तक वेट करते कि भाई ये जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 12% और ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, जब आप देखो इसके बाद इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, वीक था। अब देखो इसको इसने दोबारा तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, वीक था। क्यों था, क्योंकि
ईएमए के नीचे है 200 ईएमए। 200 ईएमए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। मतलब आप देखो, जब भी बाजार गिर रहा होता है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है 200 ईएमए। लेकिन जब भी 200 ईएमए टूटता है, जैसे यहाँ पर टूटा, तो उसके बाद देखो बाजार कितना नीचे गया। उसके बाद बाजार 4-5% नीचे चला गया। आप बोलोगे कि भाई ये 100% एग्जिट फॉर्मूला तो नहीं है। 100% नहीं होता भाई। आपको लॉस तो लेना ही पड़ेगा। मतलब आपको पता तो तभी चलेगा जब 200 ईएमए के साथ ही टूटे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वॉल्यूम का गेम। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा स्ट्रांग। जैसे अगर आप इस समय पे देखोगे, तो इस समय पे क्या हुआ, 200 ईएमए को ऊपर तोड़ करके निकल गया, ठीक है। वापस ये 200 ईएमए को टच करे और एक और बार ये ऊपर चला जाए बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, हमें एक बहुत अच्छी शॉर्ट सी जो रैली है 8-9% के आसपास की, वो देखने को मिल जाएगी। और 200 ईएमए के ऊपर जैसे ही आ जाता है, वैसे जो गिरावट है ना, ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप हिस्टोरिकली देखो, जितना ज्यादा गैप आपके 200 ईएमए के बीच में आपके चार्ट में रहेगा, उतनी स्ट्रांग रैली रहती है, उतनी लंबी रैली रहती है। जितना क्लोज आपके 200 ईएमए के पास रहेगा चार्ट, उतना ज्यादा रिस्क रहता है। तो जैसे 200 ईएमए के पास आ जाए, दिक्कत आ जाएगी। उसी में आपको समझना है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर और सेफ खेलना है तो 200 ईएमए जैसे ही ये 20 मतलब 50 ईएमए तोड़ दे, सॉरी 20 ईएमए तोड़ दे, रेड वाली लाइन 20 ईएमए की है। उसके बाद 50 ईएमए तोड़ दे, ये देखो क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही क्रॉस ओवर होता ना, ये मतलब एक ब्लंडर है, एक बड़ी सेल ऑफ आने वाली है। उस सिचुएशन में सतर्क हो जाना चाहिए। सो ये स्ट्रेटजी ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है। अगर आप शॉर्ट टर्म में एक सही बेट लेना चाहते हो कि हाँ भाई, अगर मैं 10 बार बेट ले रहा हूँ तो करीबन 5 बार 6 बार 7 बार सही हो जाऊँ, और जो ऊपर हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा वो 1:2 का हो, तो ये स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया तरीके से काम करती है, मेरे लिए काम करती है। तो ये चीज मैंने आपके लिए आपके साथ शेयर करी है। एक और क्वेश्चन मेरे से काफी और लोगों ने पूछा है कि यार, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, 5 साल 10 साल 12 साल के लिए, और अंडर परफॉर्म भी ना करे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है याद, तो ये वीडियो देख लेना, ये आपके लिए है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाय बाय।